नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। हम गुप्त काल देख रहे थे। पिछली वीडियो में थोड़ी सी समस्या के कारण वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी, तो हम लोग पढ़े थे कहाँ से, कला एवं स्थापत्य तक यहीं से पढ़ना था। इसके पीछे हो गया था, 29 मिनट की वीडियो थी। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, गुप्त काल प्रथम के नाम से, गुप्त काल फर्स्ट पार्ट है, तो उसको देखेंगे। देखिए, कला एवं स्थापत्य कला देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। देखिएगा, गुप्त काल में कला के विविध रूपों का काफ़ी विकास हुआ था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, विविध रूपों का। क्या है विविध रूप, आगे मिलेगा आपका। स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत आदि। इसी के अंतर्गत देखिए, मंदिर में क्या है, मंदिर स्थापत्य कला का निर्माण जब होता है तो गुप्त काल में ईंट एवं प्रस्तर जैसे अस्थाई सामग्री पर अनेक मंदिर बनाए गए थे। यह धीरे धीरे 4 चरणों में इसका विकास हुआ था। देखिए क्या क्या है। अब ये 4 चरण में पहला चरण है कि साधारण कक्ष, सपाट एवं ऊंचा चबूतरा, शिखर नहीं थे इन मंदिरों में। जैसे में कि जो सांची में है आपका मंदिर संख्या 17 है और टिगवा विष्णु मंदिर है। ये आपके पहले चरण के मंदिर हैं ये। ठीक है। द्वितीय चरण में क्या होता है कि जो प्रथम चरण के सभी विशेषताएं तो शामिल थी, लेकिन जुड़ा क्या इसमें कि ढका प्रदक्षिणा पथ, जो मतलब कि ये मंदिर मान लीजिए मंदिर है तो ये आपका प्रदक्षिणा पथ होता है किनारे किनारे। ठीक, तो ये ढका मिला, ये इस ऊपर से पिलर लगा के ये ढका मिला। फिर उसके बाद एग्जाम्पल में क्या है, नैना पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश का है और भूमरा मंदिर शिव मंदिर है ये। तृतीय चरण में क्या होता है कि पहली बार, इंपॉर्टेंट है ये, देखिए स्थापत्य कला का क्वेश्चन पूछता है तो गुप्त काल में जो तीसरा चरण आता है मंदिरों के विकास का, तो पहली बार शिखर का निर्माण हुआ था। और जो भीतर गांव का मंदिर है, ईंट का निर्मित मंदिर है, और देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, इनमें आपका शिखर बनाया गया। पहली बार शिखर का प्रयोग हुआ। चतुर्थ मंदिर का चरण क्या आता है, इसमें क्या होता है कि शिखर की ऊंचाई और विस्तार, शिखर की ऊंचाई होती है और बड़ा शिखर बनता है। जैसे में कि मनियार मठ राजगीर में है। देखिए, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण दिखा है आपका। गुप्तकालीन मंदिर की विशेषताएं क्या क्या हैं। ऊंचा चबूतरा, जागती कहते हैं, जागती। ठीक है। ईंट एवं पत्थर जैसे अस्थाई सामग्री का प्रयोग हुआ, विशेषता है। प्रारंभिक मंदिरों में शिखर नहीं थे तथा अलंकरण अत्यंत सादा था, मतलब कम था। गुप्त मंदिर धीरे धीरे क्रमिक उद्विकास के तहत निर्माण हुए और गुप्तकालीन मंदिरों में अलंकरण पर काफ़ी जोर दिया गया। इन मंदिरों के प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी गंगा एवं कुर्म वाहिनी यमुना, देखिए ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, ऊपर करते हैं, यहाँ देखिएगा। पूछेगा कि जो गुप्त काल के मंदिर थे उनके मंदिरों के प्रवेश द्वार पे कुर्म वाहिनी किससे संबोधित करता है और आपका मकर वाहिनी किसको संबोधित करता है। तो मकर वाहिनी गंगा एवं कुर्म वाहिनी यमुना की मूर्तियों को उत्कीर्ण किया गया था, ये इनको संबोधित करता था। मिथुन जो थे, मिथुन युग्म, विद्याधर उड़ते हुए देवदूत, कमल पुष्प, पूर्ण घट मतलब कलश आदि मांगलिक चिन्ह बने थे। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा कि गुप्त काल में स्तूप निर्माण की परंपरा जारी रही। मौर्योत्तर काल जैसा भव्य विकास नहीं हुआ। स्तूप हुआ था लेकिन मौर्योत्तर में बहुत भव्य विकास हुआ था, क्योंकि मौर्य जो थे बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। तो उसका जो पेटा पोता और ये सब आते हैं, फिर मौर्योत्तर के बाद जितने आते हैं सब स्तूपों का निर्माण करते हैं, भव्य करते हैं। अब देखिएगा, इसके काल में बने कुछ प्रमुख स्तूप है। धमेक स्तूप सारनाथ में है और मीरपुर खास जो है आपका सिंध में है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि चैत्य और बिहार का विकास कैसे होता है। थोड़ा सा जूम कर ले। हाँ, चैत्य का निर्माण जारी रहा। अजंता बाग मध्य प्रदेश तथा उदयगिरी मालवा पहाड़ियों पर गुप्त काल में अनेक गुफाएं बनी हैं। इंपॉर्टेंट है, अनेक गुफाएं उस समय बनी हैं। फिर देखिएगा कि मूर्ति कला आ गया आपका।
मूर्तिकला में क्या है, गुप्त काल में अनेक खूबसूरत एवं कलात्मक प्रतिमाओं का निर्माण हुआ था। इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, जैसे में बौद्ध मूर्तियां बनी थी, ब्राह्मण मूर्तियां और जैन मूर्तियां। बौद्ध मूर्तियां में अनेक पदार्थों से बनाई गई थी, एक प्रस्तर मूर्ति थी और धातु मूर्ति थी। देखिएगा प्रस्तर में आपका, एक मिनट, प्रस्तर में आपका मथुरा में, सारनाथ में, जो सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा अत्यंत कलात्मक प्रतिमा बनाई गई है, ये प्रस्तर से बनाई गई है। धातु में नालंदा में कांसे की 19 फीट की ऊंची मूर्ति मिली है और सुल्तानगंज में 7.5 फीट की ऊंची मूर्ति मिली है। ये सब धातु से बनी है, कुछ विशेषताएं हैं। और ब्राह्मण मूर्तियां देखिएगा, अनेक हिंदू देवताओं की एवं अवतारों की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ था। भगवान शिव की एक मुखी और चतुर्मुखी लिंग प्रतिमाओं बनाई गई थी। प्रतिमा जैसे शास्त्र में पहली बार ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ मूर्ति बनी थी, पहली बार। मालवा की पहाड़ी उदयगिरी पर चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गुफा काटकर बराह की भव्य प्रतिमा बनाई गई थी, याद रखिएगा। अब जैन के बारे में देखिएगा, जैनियों द्वारा भी अनेक प्रतिमाएं बनाई गई, जिसमें आदिनाथ, पार्श्वनाथ एवं महावीर की मूर्तियां मुख्य हैं। देखिएगा चित्रकला का विकास कैसे हुआ, तो चित्रकला में गुप्त काल में अनेक चित्रकारियाँ की गई, जैसे अजंता की चित्रकार कला है और बाघ की चित्रकला है। गुप्त काल में काफ़ी विशिष्ट चित्र बने थे, जैसे कि गुफा संख्या, जो अजंता की गुफा संख्या 1 है, उसमें पद्मपाणि, 16 नंबर गुफा में मरणासन और 17 नंबर गुफा में राजकुमारी का चित्र है। बाघ की गुफा में कुल 9 क्लेव हैं, जैसे बाघ की गुफा में बुद्ध, बोधिसत्व एवं प्राकृतिक विषयों पर चित्र बने हैं। नोट में क्या लिखा है कि अजंता चित्रों के संरक्षक गुप्त नहीं थे, वाटाकक थे। ठीक है। संगीत और नृत्य का विकास लिखा है। कालिदास की रचनाओं एवं कामसूत्र के में संगीत, नृत्य आदि की चर्चा है। माना जाता है कि यह कला भी काफ़ी उन्नत स्थिति में थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का देखिएगा, गुप्त काल वैज्ञानिक उपलब्धियों का काल था। प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में इस समय काफ़ी प्रगति हुई। गणित, इस काल में अनेक महान गणितज्ञ आए। ठीक है, जैसे में आपके आर्यभट्ट आए थे, दुनिया के पहले विद्वान, जिन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। शून्य का आविष्कार किया। आर्यभट्ट ने छाया सिद्धांत के माध्यम से ग्रहण के कारणों की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। सामान्यतः मानता थी कि राहु के निगलने से ग्रहण आते हैं। इन्होंने पाई के मान के दशमलव के 3 अंकों तक परिकलित किया, आधुनिक गणना के समान। आर्यभट्ट ने त्रिभुज साइन ज्या का क्षेत्रफल जानने का नियम लगाया, जिससे आगे चलकर त्रिकोणमिति का विकास हुआ। ब्रह्मगुप्त आते हैं, दूसरे गणितज्ञ। गणित पर 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखते हैं ब्रह्मगुप्त जी। एक ब्रह्म सिद्धांत है और आपका एक खंड है। तो इसमें चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत है और आपका गुरुत्वाकर्षण जैसे बल की बात की गई है। अरबों ने अपनी भाषा में इसका अनुवाद किया था, किसका? ब्रह्म सिद्धांत का। खगोल विज्ञान में गुप्त काल में खगोल विद्या के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हुई। बराहमिहिर इस काल के अत्यंत प्रसिद्ध खगोलविद थे। ये ज्योतिषी के सभी 5 सिद्धांत के जानकार थे, जैसे में क्या सूर्य, पितामह, वशिष्ठ, रोमक पॉलिस। ठीक, ये 5 सिद्धांत हैं ज्योतिषी के, जिसमें से 3 देसी हैं। कौन कौन से देसी हैं, ये आपको कलर चेंज होता है। सूर्य, पितामह और वशिष्ठ ये देसी हैं, और रोमक पॉलिस जो है ये बाहरी है। रसायन एवं धातु का विकास हुआ था। तो रसायन एवं धातु विज्ञान में इस काल के लोगों ने काफ़ी प्रगति की थी, जिसका प्रमुख उदाहरण मेहरौली का लौह स्तंभ है। हजारों वर्षों से खुले में खड़ा होने के बावजूद इसमें जंग नहीं लगी है। जंग नहीं लगने का मुख्य कारण क्या है? फास्फोरस की अधिकता। तू कहाँ रहा है? फास्फोरस की अधिकता
की अधिक मात्रा का प्रयोग, दिल्ली की जलवायु। मेहरौली के लौह स्तंभ पर किसी गुप्त शासक चंद्र के विजयों का वर्णन है, माना जाता है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय का है। भौतिकी का विकास कैसे हुआ? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कणाद ने मूल कणों की व्याख्या की तथा बताया कि पदार्थों का निर्माण पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु एवं आकाश आदि तत्वों से हुआ है। माना जाता है कि उनके परमाणु संबंधी सिद्धांत से भारत में भौतिकी का विकास पर बल मिला है। चिकित्सा संबंधित क्या है कि चिकित्सा से संबंधित गुप्त काल में चिकित्सा विज्ञान भी काफ़ी उन्नत अवस्था में था। श्रुतसुत, धन्वंतरी एवं नवनीकरण जैसे प्रसिद्ध चिकित्सक इसी काल में हैं। ठीक है, अब देखते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन। ये आपका माइंड मैप से जो मतलब रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए बनाया गया था। आसान है ये, जैसे आप देखेंगे तो 29 मिनट ये, 10 मिनट ये, 40 मिनट में पूरा कंप्लीट है। अब देखेंगे हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल, पूरा लेंदी तरीके से थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, गुप्त काल 300 से 600 लिखा है, जैसे 550 तक है, 320 से 550 तक। मौर्यों के बाद पुनः राजनीतिक एकता स्थापित करने वाले शासकों का क्रम क्या है? तो श्रीगुप्त आते ही इन्हें आदि पुरुष के और संस्थापक हैं ये किसके? गुप्त काल के। इसके बाद घटोत्कच आते हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आता है, गुप्तों का वास्तविक संस्थापक है ये। फिर समुद्रगुप्त आता है, इसके बाद आपका इसे नेपोलियन कहते हैं भारत का। रामगुप्त आता है जो अपनी बीवी को दूसरों को देने के चक्कर में मर गया बेचारा, पीट पड़ गया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उपाधि धारण करता है। इसके बाद आता है फिर महेंद्र गुप्त आता है, जिसे कुमार गुप्त कहते हैं हम लोग। स्कंद गुप्त आता है, फिर पुरुगुप्त आता है, बुद्ध गुप्त आता है। ठीक, उसके बाद नरसिंह गुप्त बलादित्य आता है। ठीक, फिर उसके बाद कुमार गुप्त आता है ये द्वितीय। इसके बाद बलादित्य लास्ट वाला आता है जो बुद्धगुप्त, क्या उसका नाम था, हाँ यही था। गुप्तों की उत्पत्ति हेमचंद्र राय चौधरी एवं श्री राम गोयल ये कहते हैं कि ब्राह्मण थे और सर्वाधिक प्रमाणित यही माना जाता है, हेमचंद्र राय और श्री राम गोयल का। रमेश चंद्र मजुमदार और ओझा जी क्षत्रिय मानते हैं। केपी जायसवाल शूद्र मानते हैं। रोमिला थापर जी हैं वैश्य से मानती हैं। और चंद्रगोमिन के व्याकरणों में गुप्तों को जट या जाट कहा गया है। देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने अपना पूना ताम्रपत्र में धारण गोत्र का उल्लेख किया है। और प्रभावती के पति जो हैं रुद्रसेन द्वितीय है। वार्ताकक नरेश जो विष्णुवर्धन है, विष्णुवर्धित वार्ताकक नरेश विष्णुवर्धित गोत्र के ब्राह्मण थे, तो गुप्तों को ब्राह्मण माना जाता है। नोट है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने श्रीगुप्त को चेलीकेटो कहा है और श्रीगुप्त ने श्रीपत्र में दाय जो में मंदिर का निर्माण करवाया था। श्रीगुप्त शासक देखिएगा, श्रीगुप्त पहला कि 275 से 300 तक कार्य करता है, मतलब शासन करता है। पहले सामंत थे सब। तो गुप्तों का आदि पुरुष या गुण पुरुष कहते हैं, संस्थापक मानते हैं। महाराज की उपाधि प्रथम गुप्त शासक है। इसके बाद घटोत्कच आता है 300 से 319 तक, महाराज की उपाधि धारण करता है और विवरण नहीं मिलता इसके बारे में। पुत्र इसका चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 319 से 335। गुप्तों का वास्तविक संस्थापक मानते हैं इसे। फिर देखेंगे कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक है। राज्यारोहण के दिन 9 मार्च 319 को नया संवत गुप्त संवत चलाया इसने। मैसाली की राजकुमारी कुमार देवी लिच्छवी वंश से विवाह करता है। कुमार देवी लिच्छवी वंश की है। जब विवाह करता है तो प्रथम रानी जिसके नाम के सिक्के जारी हुए थे, सोने के सिक्के, कुमार देवी प्रकार के सिक्के चढ़ाता है, जिसमें राजा रानी के सिक्के कहते हैं, जिसे राजा रानी के सिक्के कहते हैं। समुद्रगुप्त आता है 335 से 75। जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयागराज प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन करता? हरिसेन या समुद्रगुप्त के कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति को उत्कीर्ण तिलभट्ट द्वारा किया गया, उत्कीर्ण जो था। भाषा संस्कृत, शैली पद्य गद्य मतलब चंपू, लिपि आपकी ब्राह्मी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया है। समुद्रगुप्त के
शरीर पर 100 घावों का उल्लेख है। इसलिए विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नोट में लिखा है कि अश्वमेध युग का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक। और कांच का समीकरण भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बाद समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति में दक्षिणापथ विजय का उल्लेख मिलता है। 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध व आटविक राज्यों पर विजय 21वीं पंक्ति में मिलता है। 23वीं पंक्ति में क्या मिलता है? 23वीं पंक्ति में विदेशी शक्ति शक एवं कुषाण पर विजय। 22वीं पंक्ति में सीमावर्ती राज्यों व दक्षिण पूर्वी राज्यों पर विजय। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार के बारे में देखिएगा, विजय का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में यहाँ देखिएगा। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार, यहाँ सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार विजय का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में पढ़े हम लोग। देखिएगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। लिखा है कि प्रथम बार जब हुआ था तो 3 राज्य पराजित थे, द्वितीय में 9 राज्य पराजित थे, टोटल मिला के 12 हो गए। अब देखेंगे क्या क्या लिखा है इसमें। देखिए, आर्यावर्त 2 युद्ध 12 राजाओं को पराजित किया था। युद्ध नीति थी प्रसभोद्धरण, जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक है। फिर स्वयं अधीनता स्वीकार, ये क्या था? अब देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ईस्ट है। अब सबकी नीतियाँ लिखी। अब देखिएगा, नॉर्थ में आपका यही है कि युद्ध नीति है जड़ से उखाड़ फेंकना, प्रसभोद्धरण। इसमें 12 राजाओं को पराजित किया था नॉर्थ वाले में। अब देखिएगा, क्रम से आते हैं। इधर पश्चिम में पश्चिम विदेशी शासक शक कुषाण को आता है। स्वयं अधीनता स्वीकार मतलब लिखा है आत्मनिवेदन, मतलब निवेदन कर कन्योपायन, अपनी कन्याओं से विवाह, गुप्त राजकुमारों से, स्व विषय शासन याचना, भुक्ति, गुप्तों की मोहरों से अपने राज्य का संचालन। ये पश्चिमी में लागू होता है। ठीक है। और आपका दक्षिणी में दक्षिण पथ युद्ध नीति, ग्रहणों मोक्षानुग्रह, मतलब कि अप्रत्यक्ष शासन नीति, कर वसूली, जीतकर छोड़ देना। ये था जीतकर छोड़ देना। ठीक है। और एक बचा आपका पूर्वी, इसमें सर्व कर दानम, आज्ञा करणम और प्रणामागमन। ये है आपका कर देंगे और आज्ञा का पालन करेंगे। दक्षिणापथ को प्रोफेसर HCR चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। ठीक है। और इसमें भी 12 राजाओं को पराजित किया था दक्षिणापथ में। आप देखेंगे कि ग्रहणों मोक्षानुगुण लिखा है। ये आपको चारों दिशाओं का याद रहना चाहिए, इसकी नीतियाँ थी। संपूर्ण विजय का उल्लेख धरणीबंध में है। समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख जो है, प्रसन्न होने पर कुबेर, नाराज होने पर यमराज, और पत्नी का नाम इसका दत्त देवी है। कुमार देवी पत्नी का नाम चंद्रगुप्त प्रथम क्या है? समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के 6 प्रकार के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। देखिएगा, गरुड़ में गरुड़ का अंकन होता है, गरुड़ प्रकार का सिक्का था। धनुर्धरी प्रकार का सिक्का, इसमें उपाधि क्या है? अप्रतिरथ, जिसके राज में जिसके विजय रथ को रोका नहीं जा सकता। ये अप्रतिरथ का मतलब है अद्वितीय योद्धा। नोट है कि अप्रतिरथ की उपाधि केवल समुद्रगुप्त व उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है। परशु, परशुराम जी का विजय अंकन, परशु लेकर उपाधि क्या है? कृतार्थ परशु। अश्व में एक प्रकार का जो सिक्का था, पृष्ठभाग पर दत्त देवी राज महर्षि का अंकन है, अग्रभाग पर अश्वमेघ और परमाकंक की उपाधि धारण की है। व्याघ्रहनन, ये उपाधि आपके व्याघ्रहनता। वीणा वादन आपका वीणा वंदित। देखिएगा कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उपाधि लिच्छवी दौहित्र प्रयास प्रशस्ति के कविराज कहा गया। लिखा है कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो उपाधि लिच्छवी दौहित्र प्रयाग प्रशस्ति में कविराज कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से लेकर 412 तक। समुद्रगुप्त जो है आता है आपका 375 से 380 तक। ये लिखा है दोनों का। चंद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, एक रामगुप्त एक चंद्रगुप्त द्वितीय।
रामगुप्त का उल्लेख कुछ ही ग्रंथों में मिलता है। देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त, रामगुप्त और ध्रुव देवी का उल्लेख है। हर्षचरितम, बाणभट्ट, काव्य मीमांसा, राजशेखर, ये लिखते हैं तीनों। अब बहुत इंपॉर्टेंट इस समय की किताबें हैं, देखिएगा। लिखा है कि सर्वप्रथम 1924 में राखालदास बनर्जी ने रामगुप्त को ऐतिहासिकता सिद्ध करने का प्रयास किया था। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, 380 से 412 तक रहता है। इसका अन्य नाम है देवगुप्त, देवराज और देवर्षि। इसकी उपाधियां हैं विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भट्टारक, परम भागवत। ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, परम भागवत के बाद आपका नरेंद्र चंद भी है। पहली पत्नी ध्रुव देवी है, पुत्र इससे कुमारदत्त, इसे महेंद्रदत्त कहते हैं। दूसरी पत्नी आपका चंद्रगुप्त की शादी नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा हुआ था, जिससे फिर पुत्री हुई आपकी प्रभावती। प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। वाकाटक नरेश जो रुद्रसेन द्वितीय की सहायता से शकों को पराजित किया था, ठीक, और पूर्णतः समाप्त कर दिया। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी का कहा गया, सकारी, शकों का वध करने, शकों को दुश्मन। विजय के उपलक्ष्य में व्याग्र प्रकार के सिक्के, चांदी के सिक्के पहली बार जारी होते हैं, चांदी के सिक्के जारी करता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि तब धारण की थी। देखिएगा कि चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक है ये चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके पहले सब सोने से का जाया करते, तांबा का। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी। इन्हें हम नवरत्न कहते हैं। इसके बाद में अकबर फॉलो करता है, लेकिन अभी नवरत्न इन्हीं को देखिए। नवरत्न में कालिदास, धनवंतरी, बरामिहिर, पैताल भट्ट, बररुचि, छपड़क, घटकरपर, शंकु, ठीक है, अमर सिंह। अमर सिंह की रचना अमरकोश बहुत फेमस है। चीनी यात्री फाहियान इसके शासनकाल में भारत आया, 399 से 414 तक रहा था। ग्रंथ इसका फोकोकी में चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं है। मध्य भारत को ब्राह्मणों का देश कहा गया है। उसके बाद लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। भारत के लोग मांस व लहसुन का भक्षण नहीं करते थे। और कह रहा है कि न्याय व्यवस्था का उल्लेख है, कठोर दंड नहीं दिया जाता था, ठीक है। आगे देखिएगा कि मध्य देश के लोग व्यापार हेतु कौड़ियों का प्रयोग करते थे, वस्तु विनिमय होता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मेहरौली अभिलेख, जो मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में मिलती है। इस लौह स्तंभ में केवल चंद्र नाम का शब्द का प्रयोग किया गया है। महेंद्रादित्य, यह कुमारगुप्त कहते हैं, 414 से 455 तक रहता है। अन्य नाम इसकी महेंद्र और अश्वमहेंद्र है, ठीक। वेनसांग ने शकादित्य कहा है, शकादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त द्वारा हुआ था। कुमारगुप्त ने शासन की जानकारी बिलसण अभिलेख, एटा, उत्तर प्रदेश से मिलता है। इस अभिलेख में गुप्त वंशावली का उल्लेख है। और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय समय गुप्तों का साम्राज्य था पश्चिम भारत तक, मतलब सौराष्ट्र मालवा तक फैल गया। सर्वाधिक अभिलेख लगाने का श्रेय कुमारगुप्त को जाता है। और तुमैन अभिलेख जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति शांत बताया है। तुमैन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम ऐसा गुप्त शासक जिसके अभिलेख बांग्लादेश से भी मिलते हैं। 3 प्रथम हैं आपका दामोदरपुर, धनदेह और आपका वैग्राम। ये 3 है जो आपका बांग्लादेश में है। और भूमि क्रय विक्रय संबंधी उल्लेख इनसे है, ठीक है। देखिए लिखा है कि भारत में चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय कुमारगुप्त, गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन, शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन जो मयूर है। इसके शासनकाल में नालंदा
बौद्ध विहार की स्थापना बिहार राज्य की बड़गांव में हुई थी। ठीक है। लिखा है कि इसे महायान ग्रंथ धर्म का ऑक्सफोर्ड कहते हैं, नालंदा बौद्ध विहार को। नालंदा में पुस्तक धर्मगंज है। इसके 3 भाग हैं। तो इसके 3 भाग हैं। एक है रत्नोदधि, ये लिखा है ना, फिर रंजक और रत्न सागर। ये धर्मगंज के 3 भाग हैं नालंदा पुस्तकालय के। आप देखेंगे वेनसान ने नालंदा में अध्ययन किया है और 6,000 बौद्ध ग्रंथों को अपने साथ ले गया था। अब कुमारगुप्त के अंतिम समय में 2 आक्रमण हुए थे। स्कंदगुप्त ने पहले पुष्यमित्र को पराजित किया था। पुष्यमित्र मित्रों से आक्रमण हुआ, हुनों से आक्रमण हुआ। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने नर्मदा के तट पर इनको पराजित किया था, पुष्यमित्रों को। और हुनों का जो था, यहाँ ऊपर देखते हैं करके, हुनों के आक्रमण का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। पुष्यमित्र शुंग के आक्रमण के समय ही कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई और पुष्यमित्र के आक्रमण का उल्लेख भीतरी अभिलेख में मिलता है, जो गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश। अन्य तथ्य आपका, कुमारगुप्त की पत्नी का नाम अनंत देवी। इसका पुत्र जो था स्कंदगुप्त, मंदसौर प्रशस्ति मध्य प्रदेश के अनुसार मालवा का राज्यपाल बधू वर्मा सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, देखिएगा स्कंदगुप्त का काल 455 से लेकर 467 तक गुप्त काल का अंतिम और सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। पश्चिमोत्तर भाग पर हुनों का आक्रमण जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में है। और हुनों को मलच्छ कहा गया है जूनागढ़ अभिलेख में। हुण देखिएगा मध्य एशिया की एक खानाबदोश जनजाति, ठीक, अपने युद्ध क्षमता के कारण प्रसिद्ध थी। नेता इसका महिर कुल था। पुत्र था तोरणमाल। ठीक, तोरणमाल की मृत्यु के बाद मिहिर कुल नेता बना था। ठीक, अब देखिएगा आगे। तोरणमाल जब था, ये स्कंदगुप्त के समय आक्रमण किया था और मिहिर कुल भानुगुप्त के समय आक्रमण किया है। हुणों को पराजित कर विक्रमादित्य के उपाधि धारण समझा। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील गुजरात का पुनर्निर्माण करवाया था। राज्यपाल इसका कौन था? पर्णदत्त था। वो पुत्र इसका चक्रपालित था। इन्हीं की देख रेख में आपका सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया था, उसका आपका पुनर्निर्माण हुआ। सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या द्वितीय राजधानी बनाया। प्रथम राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। सोने के सिक्के का वजन बढ़ाया। सिक्कों में मिलावट की गई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यहाँ लिखा है कि भानुगुप्त 510 ईस्वी में इसके शासन के समय मालवा पर हुणों का अधिकार हो गया था। ठीक, भानुगुप्त विजयी रहा था लेकिन अधिकार हो गया था। सेनापति गोपराज की सहायता से मिहिर कुल जो था मिहिर कुल हुण पर आक्रमण किया। युद्ध में गोपराज की मृत्यु हुई। इसकी पत्नी सती हो गई और आयरण अभिलेख में सती प्रथा का होने का उल्लेख है। वेनसांग के अनुसार हुणों को पूर्णतः पराजित करने वाला शासक बलादित्य है। गुप्तकालीन प्रशासन देखिएगा, लिखा है कि गुप्त कुषाणों के सामंत थे, राजन की उपाधि धारण करते थे। गुप्तों का प्राचीन प्रचलित उपाधियों राजन सम्राट त्याग दिया था, नई उपाधि धारण की। गुप्तों का राजचिन्ह गरुड़ था, इम्पोर्टेंट है। और देखिएगा कि राजा का पद वंशानुगत पर ज्येष्ठाधिकार नहीं था, सत्ता का विकेंद्रीकरण था। राजा को विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाता था। राजा के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पद दिया जाता था, जैसे में कि प्रमुख अधिकारी उनके कार्य। प्रतिहार अंतःपुर का रक्षक होता था। महाप्रतिहार राजप्रसाद का रक्षक होता था। महाबलाधिकृत ये सर्वोच्च सेनापति होता था। महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश। महासंधि विग्रहिक युद्ध शांति व मंत्री और विदेश मंत्री। कुमारामात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। समुद्रगुप्त के समय महादंडनायक, महासंधि विग्रहिक और कुमारामात्य यह तीनों पद हरिसेन के पास थे। जो समुद्रगुप्त का पुत्र, इसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय
के समय यह तीनों पद वीरसेन के पास थे, वीरसेन के पास। देखिए इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, अमात्य जो था नौकरशाह, पुस्तपाल भूमि का लेखा जोखा करने वाला, दंडपारिक जो होता था आपका पुलिस अधिकारी, और गोलमिक वन अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक, सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी, और महाअक्ष पाटलिक जो था आय व्यय का ब्यौरा देने वाला, शोषकिक सीमा शुल्क वाला, ध्रुवाधिकरिक ध्रुवाधिकरणिक ये राजस्व एकत्रित करने वाला। फिर आपका लिखा है कि रण भंडागारिक ये सेना का सामान एकत्रित करने वाला, महाभंडागाराधिकृत ये राजकोषीय प्रधान। ठीक है। अब प्रांतीय प्रशासन देखिएगा। प्रांतीय प्रशासन में साम्राज्य जो देश था, महाराजाधिराज या विक्रमादित्य या विक्रमांक जो राजा चलाते थे। फिर देखेंगे कि भुक्ति, इसका मतलब प्रांत आता है भुक्ति, प्रांत को भुक्ति कहते हैं। इसका जो था उपरिक, इसे महराज कहते हैं। पद जो था राजकुमार को दिया जाता था। विषय जिला होता था, विषयपति कहते थे इसके मुखिया को। सहायता हेतु कौन था, महत्तर। और इसके नीचे देखिएगा श्रेष्ठीन शिल्पी कुलिक, ये आपके महत्तर आते थे, इसके नीचे था। देखिएगा कि विधि आता था तहसील, शासन करता था, और महत्तर विषयपति इसका हेड। फिर पेठ या ग्राम स्वशासित इकाई थी, अग्रामिक या भोजक कहते थे इनके। ग्राम का संपूर्ण प्रबंध हेतु ग्राम सभा होती थी। मध्य भारत में ग्राम सभा को पंचमंडली कहा जाता है। मध्य भारत में कार्य सुरक्षा, निर्माण और राजस्व, न्याय व्यवस्था देखिएगा। देखिएगा न्याय व्यवस्था यहाँ से, यार एक मिनट इसको ऊपर करते हैं। न्याय व्यवस्था कि सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था, महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश राजा के बाद। न्यायालय को सभा, धर्मस्थल या धर्माधिकरण कहते थे, इसका उल्लेख नारद स्मृति में है। नारद स्मृति के अनुसार 4 प्रकार के न्यायालय होते थे, कुल, श्रेणी, गण और राजकीय न्यायालय। ये 4 प्रकार के न्यायालय होते थे। इन तीनों का सामान्य जनता हेतु और राजव्यवस्था हेतु था। राजकीय न्यायालय आपका सरकारी लोगों के लिए होता था। संपूर्ण भूमि का स्वामी राजा होता था। आय का प्रमुख स्रोत जो होता भूमि कर। ठीक है। भाग, भोग और उद्रेंग, राजा को प्रतिदिन दी जाने वाला जो उल्लेख इसका मनुस्मृति में ये भोग है। भेंट, फूल, फल आदि। उद्रेंग क्या है कि अस्थायी किसानों से ले जाने वाला 1/6 भाई 1/6 भाग ऊपरी कर क्या होता था, अस्थायी किसानों से लेने जाने वाला। कृषक अपना कर 2 प्रकार से देते थे। एक आपका में मतलब अनाज के रूप में, हिरण्य मतलब नगद। देखिए आयात और निर्यात कर, भूतोवात प्रत्यय। जो आयात और निर्यात कर था इसे हम कहते थे कि भूतोवात प्रत्यय कर, इसका नाम था। अग्रहार, मंदिरों हेतु ब्राह्मणों को जो शिक्षण संस्थान को जाने वाली कर मुक्त भूमि थी वो अग्रहार कहलाती थी। कर्मचारियों को वेतन के बदले भूमि देना प्रारंभ वंशानुगत पद कर दिया था कर्मचारियों का जब, तो सर्वप्रथम सातवाहन ने ब्राह्मणों की भूमि दान करना प्रारंभ किया था। गुप्तकालीन भूमि के प्रकार, इसका उल्लेख कहाँ है तो अमर कोश में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख है। एस.के. पांडे। उसके बाद जो भूमि माप है, जो नल, भूमि माप से प्रयुक्त छड़। और पाटक क्या था, भूमि माप हेतु प्रयुक्त जो छड़ थी उसे नल कहते थे। अब पाटक आपका भूमि माप का बड़ा पैमाना होता था। अन्य माप था अडवाप, द्रोणवाप, कुल्यवाप, धनु, दंड, ये होते थे। अब आर्थिक जीवन आ गया। आर्थिक जीवन, मुख्य व्यवसाय कृषि पशुपालन था। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार चावल और जौ प्रमुख फसलें थी। वस्त्र निर्माण उद्योग प्रमुख व्यवसाय था। अमरकोश में कताई, हथकरघा, बुनाई, धागे आदि का उल्लेख है। ठीक। और मंदसौर अभिलेख में एमपी रेशम बुनकरों की एक श्रेणी होते थे। तक्षशिला का शासन
व्यापारियों का एक निगम के द्वारा संचालित था। ठीक है। और श्रेणी के जो मुखिया होते थे उन्हें जेटक कहा जाता था। मंदसौर अभिलेख में एमपी में रेशम बुनकरों का एक श्रेणी होती थी। श्रेणी एक व्यापारियों के मंडल को कहते थे। इनका जो मुखिया होता था उसे जेटक कहते थे। पुग क्या होता था? एक ही जातियों के व्यापारी का समूह को पुग कहते थे। श्रेणी विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह। निगम एक ही नगर में के विभिन्न जातियों के व्यापारी। व्यापारियों के समूह को सार्थ, समूह के नेता को सार्थवाह, बैंकर और साहूकार को श्रेष्ठी कहते थे। गुप्तकालीन सिक्के देखिएगा। गुप्तकालीन सिक्के कुषाणों की नकल पे बने थे। प्राचीन भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे। गुप्तों सिक्कों के प्रकार दो प्रकार के थे, एक सोने का दिनार और चांदी का रुपयक। भूमि की क्रय विक्रय हेतु सिक्कों की आकृति का ये होता था, देखिएगा, सोने का सिक्का भूमि के क्रय विक्रय हेतु प्रयोग किया जाता था। सिक्कों की आकृति पर अंकन देखिए गरुड़ का, मयूर, कार्तिकेय का और राजा का। गुप्त कालीन सिक्कों के ढेर बयाना भरतपुर में मिलते हैं। शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के, यहाँ लिखा है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा कुमार देवी प्रकार का सिक्का, राजा रानी सिक्का, विवाह प्रकार का सिक्का। समुद्रगुप्त 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाता है। समुद्रगुप्त द्वितीय व्याघ्र प्रकार का चांदी का सिक्का चलाता है। कुमारगुप्त मयूर प्रकार का, अश्वमेघ प्रकार का, गजारोही प्रकार का सिक्का कुमारगुप्त चलाता है। और स्कंदगुप्त वृषभ प्रकार का सिक्का चलाता है। ये सब याद रखिएगा। पर्यंडक प्रकार का सिक्का राजा को आभूषण के सहित दर्शाया गया था। इस पे अक्षत्र भारी सिक्का जो था, कमल के ऊपर लक्ष्मी का अंकन, विक्रमादित्य शब्द लिखा हुआ है इस पे। अन्य तथ्य देखिए महत्वपूर्ण जो है, लंबी दूरी के व्यापार की कमी थी। ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था। वेनसांग के समय पाटलिपुत्र गांव बन गया था। गुप्तकालीन समाज मूल रूप से 4 वर्णों में विभाजित था। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी। शूद्रों को सेना में भर्ती होने का अधिकार था। महाभारत, रामायण व पुराण सुनने का अधिकार था। वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। तो क्या हुआ? वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। नए वर्ण चांडाल जाति का उल्लेख है। गांव में निवास करने का अधिकार चांडाल को नहीं था। नगर से बाहर निवास करते थे। नगर में प्रवेश करते समय ढोल नगाड़े बजाते हुए आते थे ताकि लोग दूर हट जाएं। अतः समाज में छुआछूत प्रथा प्रचलन में थी। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। नारद स्मृति में, मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख। दासों की स्थिति दयनीय थी, याद रखिएगा। स्त्रियों की स्थिति, कला साहित्य में स्त्री का आदर्श चित्रण। वास्तविक रूप में स्थिति दयनीय थी। सती प्रथा का उल्लेख सैनिकों में प्रचलित था, जैसे कि आपका एरन अभिलेख देखते हैं, जो गोपराज की बीवी मर गई थी, सती हो गई थी। विधवा विवाह, नारद स्मृति के अनुसार विधवा का भरण पोषण राजा द्वारा। पुनर्विवाह का अधिकार, विशेष परिस्थितियों में पति के मरने, समाज से पति को निष्कासित होने, पति के सन्यासी बनने, राजद्रोही होने पर, नपुंसक होने पर, विदेश में होने पर, जब वापस न आने की उम्मीद हो तब वह पुनर्विवाह कर सकती है। धार्मिक जीवन के बारे में गुप्तकालीन देखिएगा। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था, जैसे में कि वैष्णव और शैव धर्म। गुप्त शासक परम भागवत, परम भट्टारक उपाधि धारण करते थे। सिक्कों पर गरुड़, मयूर, वृषभ का अंकन, लक्ष्मी का अंकन मिलता था। राज्य चिन्ह इनका गरुड़ था। भानुगुप्त का एरन अभिलेख व जूनागढ़ का जो स्कंदगुप्त का अभिलेख विष्णु स्तुति से, ठीक है, विष्णु स्तुति से प्रारंभ है। ये देखिए लिखा है यहाँ प्रारंभ है। और उसके बाद महाभारत व रामायण पुराणों को अंतिम रूप से गुप्त काल में संकलित किया गया था। भगवत गीता अवतारवाद का उपदेश गुप्त काल में। भगवान विष्णु के 10 अवतार इसमें बताए गए हैं अवतारवाद में। विष्णु जी के जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं ये निम्न है, देखिएगा। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामना अवतार, परशु अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार,
बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। झांसी में दशावतार मंदिर जो झांसी देवगढ़ में है, पंचायतन शैली में है। हरि मतलब विष्णु जी, हर मतलब शिव जी, हरि मतलब विष्णु जी, हर मतलब शिव जी की मूर्ति का देन गुप्त काल का देन है। शैव धर्म, शैव धर्म में शिव प्लस पार्वती की मूर्तियाँ बनती हैं। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है। 4 संप्रदाय मतलब गुप्त काल में विकसित होते हैं। लिंगायत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय। सबसे लोकप्रिय संप्रदाय आपका पाशुपत संप्रदाय और संस्थापक इसके लकुलीस हैं, जो लकुली नामक ब्राह्मण हैं। शिव की अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा का प्रचलन गुप्त काल में हुआ था। भगवान शिव की एकमुखी और चतुर्मुखी लिंग की पूजा भी गुप्त काल में हुई थी। गुप्त काल बौद्ध धर्म का केंद्र था, जैसे में पंजाब, अफगानिस्तान और आपका कश्मीर। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। सुल्तानगंज से बुद्ध के ताबे की निर्मित 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा प्राप्त होती है। सारनाथ में बैठे हुए और मथुरा से खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अजंता गुफाएं बौद्ध जिससे गुप्तकालीन है। जैन धर्म में जैन धर्म का उल्लेख फायान नहीं करता है। व्यापारिक वर्ग में प्रचलित जैन धर्म की द्वितीय संगति जो होती थी, इसका आयोजन हुआ था 512-13 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में, और इसका जो अध्यक्षता करता है वो आपका देवदरणी, इसे छवा श्रवण भी कहते हैं। गुप्तकालीन कला और संस्कृति देखिए। गुप्त काल में कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान आदि का विकास अपनी चरम सीमा को प्राप्त किया। अतः गुप्त काल को इसी कारण भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं। कला, संस्कृति, अभिलेख, मंदिर और गुफा 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। गुप्तकालीन अभिलेख कौन कौन से हैं? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। यह आपका प्रयाग में है, हरिसेन द्वारा रचित है ये। चंद्रगुप्त द्वितीय, मेहरौली लौह स्तंभ दिल्ली, इसमें चंद्र शब्द का उल्लेख है। उदयगिरी के गुहा अभिलेख, निर्माण आपका वीरसेन के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी यह था, चंद्रगुप्त वीरसेन। यह आपका उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश में है। गुफा में एक शिव का मंदिर का निर्माण है। अब देखिएगा मथुरा का स्तंभ लेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का है। गुप्त संवत का प्रयोग इसी अभिलेख में हुआ है, किसमें? मथुरा स्तंभ लेख में। पूना ताम्रपत्र प्रभावती गुप्त द्वारा यह है और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। धरण गोत्र का उल्लेख है। शकों पर विजय का उल्लेख है इसमें। कुमारगुप्त का सर्वाधिक अभिलेख लगवाए थे। बिलेसड़ एटा अभिलेख है। संपूर्ण गुप्त वंशावली मिलती है। रामगुप्त का उल्लेख नहीं है क्योंकि वो नकारा था। तुमैन मध्य प्रदेश का जो अभिलेख है, कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति शांत बताया है। मंदसौर प्रशस्ति, रचनाकार कुमारगुप्त द्वितीय के शासन में जो इसकी रचना हुई थी। जानकारी कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। मालवा के राज्यपाल बधू वर्मा द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। जानकारी मंदसौर प्रशस्ति से मिलती है। बांग्लादेश में 3 ताम्रपत्र मिलते हैं, दामोदरपुर, धनदे और वैग्राम। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख जो उत्तर प्रदेश गाजीपुर में है। स्कंदगुप्त का हुणों के साथ युद्ध का उल्लेख है। पुष्यमित्र के साथ युद्धों का उल्लेख है। ठीक, आगे देखेंगे। स्कंदगुप्त की 2 उपाधियाँ का उल्लेख है, क्रमादित्य और विक्रमादित्य। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। हुणों के आक्रमण का उल्लेख है। सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख है। ठीक है, किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। अन्य अभिलेख देखिएगा कि गढ़वा अभिलेख इलाहाबाद में है। यह परम भागवत उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय का है। कहोम अभिलेख उत्तर प्रदेश में है। सुपिया अभिलेख मध्य प्रदेश में है। स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। देखिएगा जो भानुगुप्त का है, अरण अभिलेख मध्य प्रदेश में। जानकारी 2 शासकों के बारे में मिलती है। विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है, भगवान विष्णु के। भानुगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है और समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। भानुगुप्त, इसके सेनापति कोपराज की जो पत्नी थी वह सती हो गई थी। सती होने का पहला प्रमाण मिलता है, प्रथम उल्लेख है। और समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि रुष्ट होने पर यमराज के समान, प्रसन्न होने पर कुबेर, और इनकी पत्नी का नाम दत्त देवी है, इसका उल्लेख। वास्तुकला गुप्त काल की देखिएगा। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म। शिखरों पर
प्रयोग हुआ था। लिखा है कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ और शिखरों का प्रयोग इन्हीं के काल में हुआ है, गुप्तों के काल में। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। शैलियाँ, नागर शैली। नागर शैली उत्तर भारत में आर्य शैली से कहते हैं। आपका विशेषता विशाल शिखर युक्त सभा मंडप। भारत में पहली बार विशाल शिखर बनाए गए थे। 12 मीटर देवगढ़ में दशावतार मंदिर में बनाया गया है, झांसी में है ये। दशावतार मंदिर पंचायत शैली में है। इसमें विष्णु शेष सैया पर विराजमान है। नाभि से कमल निकलता हुआ लक्ष्मी जी को पैर दबाते हुए दर्शाया गया है। द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत में विशेषता इसका विशाल प्रवेश द्वार है। गोपुरम बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया है। ठीक है, इसका आकार पिरामिड के समान है। वेसर शैली नागर प्लस द्रविड़ का मिश्रण है, इसे वेसर शैली कहते हैं। ठीक है, वेसर को खच्चर या चच्चर या चालुक्य शैली भी कहते हैं। एकायतन शैली क्या है? ऐसा मंदिर जिसके गर्भगृह में एक प्रतिमा हो। पंचायतन शैली क्या है? कि एक आपका मुख्य मंदिर हो और सहायक मंदिर चारों कोने पे हो, इसे पंचायतन शैली कहते हैं। ठीक है, महामारु एक ही स्थान पर अनेक मंदिरों का निर्माण, ये महामारु शैली है। तक्षण कला या छेनी हथौड़ा के माध्यम से मूर्तियों का निर्माण। असिलावट मूर्ति बनाने के मूर्तिकार को सिलावट कहते हैं। मंदिर निर्माण में ईंट व पत्थर का प्रयोग चबूतरा पर बने होते थे, याद रखिएगा, और भीतरी भाग हमेशा सादा होता था। मंदिरों में द्वारपाल, मकर वाहिनी गंगा और आपका कुम्र वाहिनी यमुना, इनका चित्रण होता था। ईंटों से निर्मित मंदिर भीतरगांव कानपुर का पहली बार मेहराब का प्रयोग हुआ था इसी मंदिर में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में है। गुफाएं देखिएगा कि अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र, गुप्तकालीन गुफाएं हैं। संख्या इसकी कौन कौन सी? 16-17 सर्वाधिक चित्र मिलते हैं इसमें। कुल गुफा है, टोटल संख्या इसकी 29 है। खोज 1819 में कनिंघम किया था। इसका निर्माण वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय किया था। चैत्य गुफा 9, 10 और 19, 26 सर्वाधिक प्राचीन चित्र मिलते हैं। बिहार और का 25 है। अजंता के चित्रों का विषय पारलौकिक या धार्मिक है। गुफा संख्या 16 में बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध के वैराग्य उत्पन्न होने का परिदृश्य दिखाया गया है। उपदेश सुनते हुए भक्तगण को दिखाया गया है। मरणासन अवस्था में राजकुमारी का चित्रण है। सबसे प्रसिद्ध चित्र है गुफा नंबर 16 का, ये मरणासन वाला। गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक चित्र पाए जाते हैं। जातक कथाओं का चित्रण है। राहुल के त्याग का चित्रण है। बुद्ध के गृह त्याग का चित्रण है। अब देखेंगे कि गुप्तकालीन साहित्य और विद्वान, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कालिदास के 7 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं और 2 काव्य हैं। ये नोट में देखा, एक बार अलग से देखिए, पढ़ लीजिएगा कि नोट में लिखा है क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी में के अनुसार कालिदास के कुल 8 रचनाएं हैं। देखिएगा, 3 नाटक में क्या है? मालविका अग्निमित्रम, ये 5 सर्ग इसके हैं। अग्निमित्र शुंग वंश का है और मालव देश की राजकुमारी का प्रेम आधारित यह आपका नाटक है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि विक्रमोर्वशीयम, ये तीनों नाटक हैं। इसमें 5 सर्ग हैं। पूर्वा और उर्वशी की कहानी है। फिर जो तीसरा नाटक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम, 7 सर्ग में यह नाटक है। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और आपका कर्ण ऋषि की पुत्री शकुंतला का प्रेम वर्णन है। अब देखिएगा दूसरा वाला, ये यहाँ महाकाव्य वाला, महाकाव्य यहाँ लिखा है। महाकाव्य 2 हैं, एक कुमार संभवम है, एक रघुवंशम है। कुमार संभवम 17 सर्ग में लिखा है और रघुवंशम 19 सर्ग में लिखा है। कुमार संभवम में शिव व पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की जन्म की कथा है। और आप देखेंगे कि इसमें रघुवंशम में इक्ष्वाकु वंश के 40 राजाओं का वर्णन है। ठीक है, अब देखिएगा जो ये आपका ये दूसरा काव्य है, खंड काव्य कहते हैं इसे। इसमें 2 हैं। एक आपका मेघदूत है, इसके 2 भाग हैं, एक उत्तर मेघदूत है, एक पूर्व मेघदूत है। दूसरा आपका ऋतु संहार है, इसमें 6 सर्ग हैं, 6 ऋतुओं का वर्णन है। नोट में कुछ लिखा है 2000 के नोट पे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा। वहाँ कौंतलेश्वर दौत्यम नामक ग्रंथ की रचना की। क्षेमेंद्र के अनुसार ये सब मिलते हैं। विशाखदत्त क्या है?
अच्छा, रचनाकार और उनकी रचना इंपॉर्टेंट है, हेडिंग है ये। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। चंद्रगुप्त की नीति के बारे में इसके पता चलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी इससे मिलती है। देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त और ध्रुव सामनी की कथा की मिलती है। ध्रुव सामनी। अमर सिंह अमरकोश लिखते हैं, व्याकरण ग्रंथ है, संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है और भूमि के प्रकार का वर्णन है, गुप्तकालीन भूमि के प्रकार। चंद्रगोमिन ये है यहाँ, चंद्र व्याकरण है ये। गुप्तों को जाट या जाट कहा है इसमें। भारवी का किराता अर्जुनियम है। फिर शूद्रक है, ये लिखा है मृच्छकटिकम ने। शाब्दिक अर्थ इसका मिट्टी की गाड़ी, पहली बार जन सामान्य पर लिखा गया ग्रंथ था यह। दंडी ने लिखा है आपका 10 कुमार चरित्र। शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम, दंडी ने लिखा है आपका 10 कुमार चरित्र, काव्य दर्शन है ये। ठीक, आगे देखिए विष्णु शर्मा लिखते हैं पंचतंत्र, सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित यह पुस्तक है। वत्स भट्टी रावण वध लिखते हैं। बुद्ध घोष लिखते हैं विशुद्धि मग्गा। वात्सायन लिखते हैं कामसूत्र। असंग लिखते हैं योगचार भूमिशास्त्र। कामादंग लिखते हैं, इनकी रचना है आपका नीतिसार। सिद्धसेन की रचना है न्यायावतार। गुप्तकालीन विज्ञान के बारे में देखिए। आर्यभट्ट खगोलविद थे, ज्योतिषाचार्य थे, गणितज्ञ थे। पाटलिपुत्र कुसुमपुर 5वीं शताब्दी के बारे में रचना इनका आर्यभट्टियम है। 4 भागों में विभाजित है। एक गणित पाद है, काल क्रियापाद है, गोलापाद है और आपका 10 गतिका पाद है आर्यभट्टियम। दशमलव प्रणाली, पाई का मान, त्रिभुज का क्षेत्र निकालना, ये सब इन्होंने वर्णित किया है। 800 ईस्वी के समय आर्यभट्टियम का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था। जीज अल अर्ज बहर के नाम से प्रकाशन हुआ था इसका। जीज अल अर्ज बहर आर्यभट्टियम का। बरामिहिर आते हैं, खगोलविद, गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य हैं। 12 राशियों की जानकारी मिलती है। आर्यभट्ट के सिद्धांतों का समर्थन किया है। वर्गमूल व घनमूल निकालने का सूत्र है। उज्जैन के निवासी थे आपका बरामिहिर। इनके प्रथम प्रमुख ग्रंथ हैं जो पच्च सिद्धांतिक हैं। इसमें क्या क्या है? पितामह, सूर्य, पॉलिस और रोमन और विशिष्ट। तो ये आपके ये आपका घरेलू है, ये बाहरी दोनों है। ये दोनों बाहरी, ये 3 आपके घरेलू हैं। देखिएगा, बृहद जातक, लघु जातक, लघु पटल, लघु विवाह पटल और आपका टिकनिक यात्रा। ब्रह्मगुप्त का है, पिता इनके जिष्णु हैं। जन्म 558 ईस्वी में, मृत्यु 668 में। भीनमाल, जालौर राजस्थान और गुरुत्वाकर्षण को बताया था इन्होंने। ग्रंथ इनका है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक। अरबी आक्रांताओं मोहम्मद कासिम इन ग्रंथों को ले गया था। अरबी भाषा में अनुवाद अरब खलीफा मंसूर के समय। ब्रह्मस्फुटक सिद्धांत सिंध हिंद के नाम से और खंड खाद्यक का जो व्याख्या हुआ था अल अकरंद नाम से। वेदांग जो है ज्योतिष टीका है। ध्यान ग्रहोपदेश 2 इन्हीं के हैं। 4 हो गए ना, इनके 4 हैं। अब देखिए आगे भास्कर प्रथम लघु भास्कर लिखते हैं और बृहद भास्कर लिखते हैं। ठीक है, आर्यभट्टियम पे भाष्य लिखा है। यह महाभास्कर से कहते हैं। परमाणु सिद्धांत की परिकल्पना दी है अणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत की परिकल्पना अणु सिद्धांत दिया भास्कर जी ने। आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं? धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, विष्णु का अवतार माना गया, देवताओं का वैद्य माना गया, किंवदंतियाँ हैं ये। फिर ग्रंथ इनके हैं आयुर्वेद संहिता, महर्षि चरक संहिता। सुश्रुत लिखते हैं सुश्रुत संहिता। और पाल काव्य लिखते हैं आपका हस्ती आयुर्वेद। शालिहोत्र जो पाल काव्य है, शालिहोत्र आपका पाल काव्य व राजा रोमथार के बीच का संवाद है। और शालिहोत्र जो है आपका अश्वशास्त्र लिखता है, अश्वलायन। वाकभट्ट आपका अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह 2 लिखता है। नागार्जुन सोना चांदी तांबा व लोहा की धातु रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इनका प्रयोग रोग निवारण हेतु किया जाता है। रस चिकित्सा का सिद्धांत दिया था, पारे की खोज की थी। ग्रंथ देखिएगा, लौह शास्त्र लिखा है, रस रत्नाकर लिखा है और आरोग्य मंजरी लिखा है। दर्शन संबंधित कुछ पुस्तकें हैं। कणाद मुनि लिखे हैं वैशेषिक दर्शन, अणु सिद्धांत और दिग्नाग जो है प्रमाण समुच्चय
ईश्वर कृष्ण सांख्य करिका, गुप्तों के पतन के कारण देखिएगा। कमजोर उत्तराधिकारी व आपका उत्तराधिकार में संघर्ष, आपका हुड़ों का आक्रमण। ठीक है, गुप्तोत्तर काल आता है, गुप्तोत्तर काल देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक, ये सारा कंप्लीट हुआ। और अगर वीडियो अच्छी लगती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़े। सब्सक्राइब करवाइए और चैनल को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद, जय हिंद। अगर कुछ PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पड़ा है, उससे जुड़े और मैसेज करें। धन्यवाद, जय हिंद।